गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सबसे पहले आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए। Am I audible? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो सबसे पहले आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए। स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग रिस्क को डिस्कस कर रहे थे। जैसे कि मैंने बताया था, आपको कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल मुझे बताना था, वो मैं स्टार्ट नहीं कर पाया था। और कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल को जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई रिस्क होता क्या है। ठीक है, तभी आपको कैपिटल असेट जो मॉडल है, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, वो समझ में आएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था, इन फाइनेंस रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअल रिजल्ट विल डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ठीक है। इन अगर हम लोग कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल की बात करें, तो इन कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM जिसे बोलते हैं, रिस्क इज डिफाइंड एज अ वॉलेटिलिटी ऑफ रिटर्न। द कंसेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न is that riskier asset should have higher expected return to, to compensate investors from higher volatility and increased risk। ठीक है, रिस्क से मतलब क्या है? जो आपका जो आपका रिटर्न है, उसकी वॉलेटिलिटी, मतलब अगर मैंने सपोज ये एक्सपेक्ट किया कि जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट से आपको मुझे रिटर्न 10% मिलेगा, तो 10% से जो एक्चुअल रिटर्न जितना डेविएट होगा, जितना भी कम या ज्यादा होगा, वो आपका रिस्क है। ठीक है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिटर्न, ये आप बोल सकते हो। अगर मैं आज प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि मुझे 10% रिटर्न मिलने वाला है, तो क्या एक्चुअल उतना ही 10% ही होगा? नहीं, हो सकता है 10 से ज्यादा हो सकता है कम हो। तो ये जो उस रिटर्न के ज्यादा या कम होने के चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, उसको आप रिस्क बोल सकते हो। ठीक है, अभी जो आपका CAPM, जो कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल है, वो वो ये उसमें ये बताया गया है कि जितना भी आप रिस्क ले रहे हो, तो उस उतना आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, वो उसके कंपेयर, मतलब उसी तरह से आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी ज्यादा ही होना चाहिए। जितना आपने रिस्क लिया, उतना आपको रिटर्न मिलना चाहिए। मतलब अगर मैं इन्वेस्टर हूं, मैं अगर ज्यादा रिस्क ले रहा हूं, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि मुझे ज्यादा रिटर्न मिले। ठीक है, अगर सपोज मैं बैंक में जा रहा हूँ, डिपॉजिट कर रहा हूँ, FD करा रहा हूँ, वहां पे रिस्क जीरो है, तो मुझे रिटर्न कम मिलेगा। ठीक है, अगर मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उधर रिस्क ज्यादा है, तो मैं ये भी चाहूंगा कि भाई मुझे रिटर्न ज्यादा ही मिले, क्योंकि मैं यहाँ पर रिस्क ले रहा हूँ। मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ बैंक इंटरेस्ट रेट से, बैंक से जो मैं अगर मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, उधर से जो मेरा रिटर्न आ रहा है, उससे कंपेयर करूँ, तो उससे तो मैं ज्यादा ही एक्सपेक्ट करूंगा ना, क्योंकि मैं तो रिस्क भी ले रहा हूँ साथ में। अगर मुझसे ये बोला जाएगा सपोज कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो,
और आपको 6% रिटर्न मिलेगा, मैं कभी जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। क्यों? अरे स्टॉक मार्केट में मैं पैसे लगा रहा हूँ, उधर तो रिस्क भी है, हो सकता है प्राइजेस कम हो जाए, स्टॉक के प्राइजेस कम हो जाए, मुझे लॉस भी हो जाए, तो मैं केवल 6% के लिए थोड़ी ना जाऊंगा। तो मैं किसके लिए जाऊंगा? मुझे भाई जितना रिटर्न, जो रिस्क फ्री रेट है, मतलब रिस्क फ्री रेट से मतलब है ऐसा रेट जो जहां पर कोई रिस्क जीरो है। जैसे कि अगर मैं बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ या मैं डिवेंचर्स में पैसे लगा रहा हूँ, उधर मुझे इंटरेस्ट फिक्स्ड है, वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे जो रेट है उसको बोलते हैं रिस्क फ्री रेट, मतलब कोई भी रिस्क नहीं है। तो मुझे उतना तो चाहिए ही चाहिए, प्लस मैं जो रिस्क ले रहा हूँ उसका भी कॉम्पनसेशन चाहिए, और वो मुझे थोड़ा सा उससे ज्यादा रिटर्न चाहिए होगा। मतलब रिस्क फ्री रेट प्लस जो मैं रिस्क बियर कर रहा हूँ उसको, उसके लिए मुझे रिटर्न चाहिए। ठीक है, तो यही ये कॉन्सेप्ट है कैपिटल असेट। जो प्राइसिंग मॉडल है यही बताता है कि भाई आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है किसी भी स्टॉक के लिए, कि वहां पर आपको कितना रिटर्न मिलना चाहिए। ठीक है, तो वही उसी में हम लोग को थोड़े बहुत कैलकुलेशन भी करने पड़ेंगे। यहाँ पे एक फॉर्मूला भी है जिसकी हेल्प से आप पता कर सकते हो कि कोई भी शेयर में कितना रिटर्न आपको मिलना चाहिए। ठीक है, उसके वो सारी चीजें आप इधर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे मैंने बताया, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रिस्क हो कितने तरह के होते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, रिस्क देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक रिस्क से मतलब है अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क, मतलब जिसको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, ऐसे रिस्क को बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। यहाँ पर इंटरेस्ट रिस्क होगा, यहाँ पे मार्केट रिस्क होगा, यहाँ पे इन्फ्लेशन रिस्क होगा, मतलब आप इसको डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसको एक दूसरी फाइल में शेयर कर रहा हूँ, उधर से ज्यादा ये समझ में आएगा। अच्छा, ये पूरा नोट्स है जो मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा। यहाँ पे सब कुछ इसमें बताया गया है, टाइप्स ऑफ रिस्क, रिस्क कौन कौन सी तरह के होते हैं। ये आपके सिलेबस में ये वैसे टॉपिक है नहीं, मगर सीएपीएम है, तो सीएपीएम को पढ़ने से पहले आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार इसको रीड कर लेना, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा होने इसको बताऊंगा। एक बार आप लोग रीड कर लेना, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो बाद में मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क दो तरह के रिस्क होते हैं। सिस्टमैटिक जिसका जिसका आप पे कोई कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोलेबल रिस्क जिसे बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर मार्केट रिस्क हो गया। ठीक है, मार्केट रिस्क एज द पोर्शन ऑफ टोटली वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न कॉज्ड बाय alternating forces of bull and bear market when the security index move upward। देखिए, जब आपका जो सिक्योरिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं, इंडेक्स से मतलब क्या है, सिक्योरिटी इंडेक्स से मतलब क्या है, कोई बता सकता है? आप लोगों ने निफ्टी के बारे में सुना होगा, सेंसेक्स के बारे में सुना होगा। ठीक है, ये सारे सिक्योरिटी इंडेक्स है। बैंक निफ्टी सुना होगा, ये सब सिक्योरिटी इंडेक्स है जो मार्केट को रिफ्लेक्ट करते हैं, मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो बताते हैं। ठीक है, इंडिकेटर की तरह काम करते हैं ये। चाहे मैं निफ्टी की बात करूं, जो एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, और सेंसेक्स जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएससी का इंडेक्स है। ये सारी चीजें सभी को पता है? यस सर। ओके, फाइन। Yes, sir. वैसे खैर ये सारी चीजें अगर जो भी अगले सेमेस्टर में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें अबाउट स्टॉक मार्केट और ये सब इंडेक्स वगैरह, वहां पर आप लोग को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जो भी फाइनेंस ऑप्ट करेंगे उनके लिए, उनको। ठीक है तो यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने बताया कि भाई जो इंडेक्स है वहां पे मूवमेंट होते हैं। आप लोग देखते होंगे निफ्टी, सेंसेक्स, वहां पे मूवमेंट होते हैं। तो जो है कभी मार्केट, जैसे अगर मार्केट अपवर्ड है, मतलब जो है मार्केट पूरी अपवर्ड है यानी पॉजिटिव है अगर मार्केट, तो उसको बोलते हैं बुल मार्केट। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, व्हेन द सिक्योरिटी इंडेक्स मूव अपवर्ड। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, इट इज नोन एज बुल मार्केट। इन द बुल मार्केट द इंडेक्स मूव फ्रॉम लो लेवल टू पीक। ठीक है, अगर अपवर्ड है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं,
पॉजिटिव है मार्केट उसको बोलते हैं बुल मार्केट। बियर मार्केट इज जस्ट रिवर्स ऑफ द बुल मार्केट, मतलब बियर मार्केट मतलब जब प्राइसेस गिर रहे हैं, मार्केट निगेटिव है, उसको बोलते हैं बियर मार्केट। बियर मार्केट इज जस्ट रिवर्स ऑफ द बुल मार्केट, द इंडेक्स डिक्लाइन। यहाँ पे क्या होता है, इंडेक्स आप में आपका गिरता है, प्राइसेस गिरते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंडेक्स, आपका मार्केट अगर गिर रही है यानी बियर मार्केट या बढ़ रहा है यानी कि बुल मार्केट, तो उसका इम्पैक्ट हर एक स्टॉक पर, हर एक शेयर पे पड़ता है, ठीक है। चाहे उस पर्टिकुलर शेयर, उस पर्टिकुलर कंपनी, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियली कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, या फिर उनका रिजल्ट या उनको प्रॉफिट कितना भी हो रहा हो, अगर मार्केट पूरा बुलिश है या बेयरिश है, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हर एक स्टॉक पर पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे कि आप लोग ने लास्ट ईयर देखा होगा, आफ्टर कोविड मार्केट बहुत तेजी से बेयरिश मार्केट हो गई थी, बहुत तेजी से प्राइसेस गिरने लगे थे। तो वहां पर हर एक कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के स्टॉक के प्राइसेस गिरे थे। तो उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है, अनकंट्रोलेबल रिस्क है। वो कैसे भी हो सकता है, वो जैसे कि कोई भी न्यूज आ गई, जैसे जैसे कोविड का मैंने बताया, यहाँ पर देखो कुछ रीजंस देखो जैसे बताए गए हैं, द फोर्सेस दैट अफेक्ट द स्टॉक मार्केट आर tangible and intangible event. The tangible event are real events such as earthquake, war, political uncertainty, ठीक है। ये सारे रीजन, या कोई भी ऐसा न्यूज आता है जिसकी वजह से पूरी मार्केट पर पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसकी वजह से हर एक शेयर जो भी उस मार्केट में है, उस पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये एक ऐसा रिस्क है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक। इसी तरह दूसरा रिस्क है इंटरेस्ट रेट रिस्क। जैसे मैंने लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल दिया था, बॉन्ड का एग्जांपल दिया था, कि अगर बॉन्ड के जो भी इंटरेस्ट रेट होते हैं वहां पे फ्लक्चुएशन होता है, वहां पे प्राइस बढ़ते या कम होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट बिल्कुल पड़ेगा ही स्टॉक के प्राइसेस पे, स्टॉक शेयर मार्केट पे बिल्कुल पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका रिस्क फ्री रेट, जैसे मैंने अभी बात की थी, वहां पे इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ रहे हैं, रेट वो बढ़ रहा है, तो लोग क्यों रिस्क लेना चाहेंगे, क्यों जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, वो रिस्क फ्री जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो अल्टरनेटिव है, उनके साथ जाएंगे। तो जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आप लोग ने शायद सुना हो, यूएस मार्केट में बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुए थे, मैं मतलब 4-5 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ गए थे, जिसकी वजह से मार्केट, शेयर मार्केट बहुत तेजी से गिरी थी, और बहुत तेजी से स्टॉक के प्राइसेस गिरे थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई बॉन्ड के प्राइसेस, बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, लोगों ने अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल कर बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, इस वजह से। तो अगर इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट बिल्कुल स्टॉक मार्केट पे पड़ता है, ठीक है। ये स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट में पड़ता ही पड़ता है। लोग जो है उधर से कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करने से बेटर उनको लगता है कि भाई जो रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट्स है उधर इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो ये एक ऐसा रिस्क है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और परचेजिंग पावर, इन्फ्लेशन रिस्क जिसे बोलते हैं, ठीक है। मनी की वैल्यू जैसे आपको पता है कम होती है, अगर मनी की वैल्यू कम हो रही है, बहुत तेजी से कम हो रही है, तो इससे क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल की परचेजिंग पावर कम होगी, और फिर वो इन्वेस्ट करना इतना नहीं चाहेंगे। अगर परचेजिंग पावर ही नहीं होगी तो इन्वेस्ट कैसे करेंगे, तो वो एक प्रॉब्लम, ठीक है, वो एक रिस्क। तो ये 3 ऐसे रिस्क हैं जो कि सिस्टमैटिक रिस्क होते हैं, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इन्हीं रिस्क को कॉम्पनसेट करना जरूरी है, ठीक है। अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई मैं ये रिस्क ले रहा हूँ, ये सारे रिस्क, तो मैं ये चाहूंगा इन रिस्क को कॉम्पनसेटरी मुझे कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न मिलना चाहिए, ठीक है। यही है आपका सीएपीएम मॉडल, ठीक है। यही है आपका सीएपीएम मॉडल, कि आपका रिस्क फ्री रेट जो है, मतलब ऐसा रेट जो कि रिस्क फ्री है, जहां पर आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है, वो प्लस सिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है, जिसको बीटा भी बोलते हैं। आप सिस्टमैटिक रिस्क को बीटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा, ये आपको चाहिए होता है। आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी होती है, यही आपका सीएपीएम मॉडल है पूरा, ठीक है। अभी अब जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा।
तो ये सारे हम लोग को खैर यहाँ पर काम सीएपीएम में सिस्टमैटिक रिस्क का ही था, लेकिन मैं खैर अनसिस्टमैटिक भी बता देता हूँ। अनसिस्टमैटिक मतलब जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि आपका बिजनेस रिस्क हो गया। बिजनेस रिस्क में क्या हो गया कि फ्लक्चुएशन इन सेल्स, अगर सेल्स इंक्रीज हो रही है या कम हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से प्रॉब्लम। आपका आर एंड डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो ठीक से रिसर्च नहीं कर पा रहा है, या फिर वो प्रोडक्ट को वो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जो लोगों को चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है, उसकी वजह से आपकी सेल गिर गई। ठीक है, एम्प्लॉइज के अंदर कुछ डिससेटिस्फेक्शन है, वो वहाँ वो स्ट्राइक पे चले गए, मतलब बिजनेस रिलेटेड जो रिस्क होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो लॉसेस होते हैं, इसको आप इसको कंट्रोल एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, या एक इन्वेस्टर इस जो है इस रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, ये इन उनके कंट्रोल में होते हैं ये सारे रिस्क। या फिर जो है फाइनेंशियल रिस्क, प्रॉफिट की बात करते हैं, फाइनेंशियली एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी स्ट्रांग है, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। तो ये सारे रिस्क ऐसे हैं जिसको एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या इन्वेस्टर कंट्रोल कर सकते हैं। हमें यहाँ पर काम केवल सिस्टमेटिक रिस्क से है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क: इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट एंड इन्फ्लेशन या परचेजिंग पावर रिस्क, ठीक है। डिफरेंसेस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं मॉडल के ऊपर। कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM. The capital asset pricing model is a model that describe the relationship between systematic risk and expected return for asset, particularly stocks, ठीक है। CAPM is widely used throughout finance for the pricing of risky securities, generating expected returns for asset given the risk of those asset and calculating cost of capital. यहाँ पर CAPM मॉडल में आप कैलकुलेट करते हो एक्सपेक्टेड रिटर्न की, कोई पर्टिकुलर स्टॉक है, कोई शेयर है, उसका उसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होना चाहिए, तो उसका एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि भाई मुझे रिस्क फ्री रेट, ठीक है, जिसको RF भी बोलते हैं, रिस्क फ्री रेट, वो तो चाहिए चाहिए, प्लस मैं जो रिस्क ले रहा हूँ उसको उसका कॉम्पनसेटरी रिटर्न भी मुझे चाहिए, ठीक है। वो दोनों मिलाकर जो भी रिटर्न आएगा वो मेरी एक्सपेक्टेशन, वो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, ठीक है। The formula for calculating expected return for an asset given its risk is as follows. ये फॉर्मूला है आपका CAPM मॉडल का, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया गया, रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा यानी कि सिस्टमैटिक रिस्क। अभी मैंने बताया था बीटा से मतलब है सिस्टमैटिक रिस्क, ये जो बीटा दिख रहा है ये सिस्टमैटिक रिस्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर ब्रैकेट में है RM यानी कि एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न माइनस RF यानी कि रिस्क फ्री रेट, ठीक है, ये आपका पूरा फॉर्मूला है, ठीक है। आप देखिए वही चीज जो मैंने बताई थी, रिस्क फ्री रेट तो मिल ही रहा है आपको, प्लस बीटा यानी कि जो सिस्टमैटिक रिस्क है, सिस्टमैटिक रिस्क को इन्होंने मल्टीप्लाई किया है मार्केट रिटर्न माइनस RF। RF तो ऑलरेडी आप ऐड कर चुके हो, इसलिए मार्केट रिटर्न में से RF इन्होंने रिस्क फ्री रेट माइनस कर दिया इनटू बीटा, ठीक है, तो वो आपका आ गया एक्सपेक्टेड रिटर्न, ओके। एक दो न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर होगा। फॉर्मूला समझ में आ रहा है? Yes, sir. एक चीज और है, अ, इसको इस पॉइंट को आप रिस्क प्रीमियम भी बोलते हैं, यानी RM माइनस RF, कहीं कहीं पर इसको बोलते हैं रिस्क प्रीमियम, ठीक है। तो चाहे आप RM यानी मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट बोलो या फिर रिस्क प्रीमियम बोलो, दोनों चीजें एक है।
The general idea behind CAPM is that investor need to be compensated in two ways: time value of money and risk. जैसे अभी मैंने बताया, मतलब आप अभी कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो दो चीजें इन्वेस्ट करो भाई, पैसे लगा रहे हो कुछ टाइम पीरियड के लिए तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वहां पे इन्वॉल्व है, और रिस्क इन्वॉल्व है कि मतलब आप पैसे लगा रहे हो तो हो सकता है प्राइजेस कम हो जाए, आपको लॉस हो जाए, तो वो रिस्क इन्वॉल्व है। दो चीजें इन्वॉल्व होती है, तो ये दोनों चीजों का कॉम्पनसेशन आपको चाहिए होता है। इन्वेस्टर नीड टू बी कॉम्पनसेटेड इन टू वेज: टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क। द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज रिप्रेजेंटेड बाई, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? रिस्क फ्री रेट, ठीक है, RF जिसे बोलते हैं, रेट इन द फॉर्मूला, एंड कॉम्पनसेट द इन्वेस्टर फॉर प्लेसिंग मनी इन एनी इन्वेस्टमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? रिस्क फ्री रेट, ठीक है। The other half of the CAPM formula represent risk, ठीक है। एक पहला हाफ क्या है? फर्स्ट हाफ क्या है? RF, रिस्क फ्री रेट, और उसके बाद वाला सेकंड हाफ क्या है आपका? वो बीटा, बीटा है, बीटा यानी कि रिस्क, ठीक है। द अदर हाफ ऑफ द CAPM formula represent risk and calculate the amount of compensation the investor need for taking an additional risk. This is calculated by taking the risk measure, ठीक है। तो ये आपका जो बीटा है ये बताता है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में कितना रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। हर एक स्टॉक, हर एक शेयर का बीटा अलग होगा, वो क्वेश्चन में दिया होगा आपके। जो लोग ट्रेडिंग करते होंगे थोड़ा बहुत, जिनको थोड़ा बहुत ट्रेडिंग की नॉलेज होगी, जो थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट को देखते होंगे, उनको पता होगा, बीटा के बारे में पता होगा, ठीक है। आप जो है पहले मेरे ख्याल से CAPM मॉडल से पहले बीटा को बताना चाहिए था, फिर सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क बताना चाहिए था, उसके बाद अगर हम लोग CAPM पे आते तो थोड़ा सा ये आसान होता टॉपिक। अगर प्रॉब्लम क्या है, आपका सिलेबस थोड़ा सा गड़बड़ मुझे लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, बीटा मेरे ख्याल से आपके पूरे सिलेबस में ही नहीं है ये सारे टॉपिक, तो पता नहीं क्यों इन्होंने ऐसा किया। तो बीटा से मतलब है रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क कितना इन्वॉल्व है उस पर्टिकुलर स्टॉक में, उस शेयर में, वो बताता है, वो रिप्रेजेंट करता है। और हमेशा याद रखना, अगर मैं मार्केट की बात करूं, एक मार्केट, स्टॉक मार्केट या मार्केट NSE या BSE की बात करूं, NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, या कोई भी स्टॉक मार्केट की बात करूं, वो पूरे मार्केट का बीटा यानी रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क हमेशा की 1 होगा, ठीक है, याद रखना ये चीज हमेशा। हमेशा मार्केट का बीटा 1 होता है, ठीक है। अभी सपोज कोई स्टॉक है, सपोज इन्फोसिस है, ठीक है, इन्फोसिस के शेयर है, उसका मार्केट प्राइस सपोज 2000 समथिंग है, अभी मेरे ख्याल से इस समय 1500 समथिंग चल रहा होगा, 1500 1400 पे चल रहा होगा, ठीक है। तो सपोज इन्फोसिस है जिसका मार्केट प्राइस 1400 समथिंग है, अभी उसका जो बीटा है वो है 1.5, ठीक है, सपोज उसका बीटा 1.5। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट में अगर मूवमेंट 1% से होता है, जैसे मैंने अभी बताया मार्केट का बीटा हमेशा 1 होगा, तो मार्केट का में अगर मूवमेंट 1% से होगा, यानी अपवर्ड या डाउनवर्ड किसी भी साइड 1% से मूवमेंट होता है, तो उस इन्फोसिस का जो शेयर है उधर मूवमेंट 1.5% का होगा, ठीक है। तो ये आपका बीटा बताता है कि कितना मूवमेंट होगा मार्केट के कंपैरिजन में, उस स्टॉक में कितना मूवमेंट होगा, वो आपका बीटा बताता है। 1360 है यानी कि हाँ, सर, आज इन्फोसिस 1360 पर है। 1360 पे, हाँ वही 1400 मैंने बोला था, वही पास ही है। तो अभी एक बार इन्फोसिस के जरा बीटा देखना, बीटा चेक कर सकते हो? यस सर। बताओ कितना है बीटा? जीरो 0.58। 0.58, यानी कि बहुत ज्यादा, यहाँ पे मैंने 1.5 बोल दिया था, वो तो जो इसमें सर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है वो ऐसे वैसे शेयर होते हैं, लेकिन इन्फोसिस बहुत ही स्ट्रांग शेयर है, बहुत ही मजबूत है, ठीक है, इसलिए इसका बीटा 0.5 है ना, 0.5 है समथिंग।
तो यानी Yes, sir. कि अगर इस मार्केट पे 1% का मूवमेंट होगा तो आपका जो इन्फोसिस के शेयर्स है उधर मूवमेंट 0.5% का ही होगा केवल, ठीक है, मैंने कम मूवमेंट होगा, यानी कि उनका मार्केट कैप बहुत ही ज्यादा ह्यूज है और वहां पे मूवमेंट बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है, लॉन्ग लार्ज कैप शेयर है, स्टॉक है, ठीक है, तो इसलिए वहां पर कैपिटल उनका मतलब लार्ज कैप है, इस वजह से वहां पे मूवमेंट कम होते हैं, ठीक है। सर सारी ब्लू मूवमेंट कम रहता है क्या? सर, जितनी ब्लू चिप कंपनीज होती है सब में हाँ मूवमेंट बिल्कुल, लेस होता क्योंकि उनका लार्ज कैप है होते हैं ना, तो इस वजह से मूवमेंट कम होता है। ब्लू चिप हो या लार्ज कैप जो भी स्टॉक्स होते हैं उनके हमेशा मूवमेंट कम ही होते हैं, ठीक है। खैर, तो हम लोग बात कर रहे थे बीटा की तो वही बता रहे, जितना बीटा होगा, जितना रिस्क होगा, उतना ज्यादा आपको रिटर्न चाहिए होगा, क्योंकि उतना ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा ना शेयर में, इस वजह से। अभी मैं अगर इन्फोसिस में अगर मैं जो है इन्वेस्ट करूंगा तो मैं उतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूंगा रिटर्न की, लेकिन अगर मैं जो स्मॉल कैप जो कंपनीज हैं, ठीक है, जो छोटी मोटी कंपनीज हैं, उधर अगर इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे ज्यादा रिटर्न मिले, इसलिए मैं उधर, क्योंकि रिस्क भी उधर ज्यादा है, फ्लक्चुएशन ज्यादा है, बीटा ज्यादा है, तो इस वजह से मैं जो है रिस्क ज्यादा ले रहा हूँ, तो रिटर्न भी मैं एक्सपेक्ट ज्यादा करूंगा, ठीक है, यही आपका सीएपीएम कॉन्सेप्ट है। लास्ट लाइन देखते हैं, बीटा रिफ्लेक्ट हाउ रिस्की एन असेट कंपेयर टू ओवरऑल मार्केट, अभी मैंने बताया, एंड इज अ फंक्शन ऑफ द वॉलेटिलिटी ऑफ द असेट एंड द मार्केट एज वेल एज द कोरिलेशन बिटवीन द टू, ये ऑलरेडी अभी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। The CAPM model says that the expected return of a security or a portfolio equal the rate of on the risk free security plus risk premium, जो अभी आपका फॉर्मूला था जो मैंने बताया था अभी वही बता रहे हैं, risk free rate plus risk premium. If this expected return does not meet or beat the required return, then the investment should not be undertaken. ठीक है, आप वहाँ कंपैरिजन करते हो कि भाई एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिक्वायर्ड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आपने कैलकुलेटेड एक रिटर्न होगा, एक आपका जो है रिक्वायर्ड रिटर्न होगा, ठीक है, तो वो दोनों में कंपेयर करते हो, कैलकुलेटेड एंड रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड अगर ज्यादा है तो आप बिल्कुल इस इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं जाओगे, भाई मुझे 15% चाहिए, आपने कैलकुलेट किया तो 12% आ रहा है, तो मुझे तो चाहिए तो 15% ना, तो मैं क्यों 12% के लिए जाऊंगा, मैं नहीं इन्वेस्ट करूंगा। अगर अगर 15% मुझे चाहिए और जो कैलकुलेटेड अमाउंट है, जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है वो 16% आ रहा है या 15% आ रहा है, तो बिल्कुल मैं उस इन्वेस्टमेंट के लिए जाऊंगा, तो वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको डिसीजन लेना होता है आफ्टर कैलकुलेशन कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। The security market line plots the result of the CAPM for all different risks, betas जिसे बोलते हैं। ये एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर देखिए, using the CAPM model and the following assumptions we can compute the expected return for the stock। यहाँ पर आपका रिस्क फ्री रेट दिया गया है 2%, यार इतना कम नहीं होता, लेकिन चलिए क्वेश्चन में दिया गया है, एंड द बीटा रिस्क मेजर ऑफ स्टॉक इज 2, तो यहाँ पे 2 ये बीटा है, इसका मतलब क्या है, अगर 1% से आपका मार्केट में मूवमेंट है तो ये जो शेयर है, ये जो स्टॉक है, यहाँ पे मूवमेंट 2% से होगा, यानी कि बहुत ज्यादा रिस्की है, ठीक है, ये स्टॉक बहुत ज्यादा रिस्की है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी इधर ज्यादा होगी। द एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न ओवर द पीरियड इज 10%, तो यहाँ पे जो मार्केट रिटर्न है वो 10% है, आपको कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है सीएपीएम मॉडल से, ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में आया? किसी को कुछ अभी तक डाउट, फिर मैं आगे इसको सॉल्व करूं? चलिए, तब मतलब नहीं है। So that means that the market return risk premium is 8%, जैसे अभी मैंने बताया था, रिस्क प्रीमियम से मतलब क्या है, आपका मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री, आरएम माइनस आरएफ, ठीक है, यानी कि 10% आपका मार्केट रिटर्न है, ठीक है, माइनस
रिस्क फ्री यानी 2% यानी 8% है, ठीक है, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द रिस्क फ्री रेट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न। खैर ये सारी चीजें तो ठीक है, अभी फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में रखते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था फॉर्मूला क्या था आपका, पीछे जाते हैं, रिस्क फ्री प्लस बीटा, ठीक है, और आर एम माइनस आर एफ, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, इसको कहीं नोट कर लीजिए। आर ए से मतलब है यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है, आर एफ मतलब रिस्क फ्री रेट, बीटा मतलब सिस्टमेटिक रिस्क या, ठीक है, और आर एम मतलब मार्केट रिटर्न, ठीक है, माइनस आर एफ दिया गया है, ये आपका फॉर्मूला है। इसको नोट कर लीजिए। सर हाँ, सर आपने RA से क्या बताया? एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न। ओके सर। ये आपका जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है, आप लोग मतलब इस फॉर्मूले से कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं, कितना रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर स्टॉक शेयर से कितना रिटर्न मिलेगा, फ्यूचर में मिल सकता है फ्यूचर में, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यानी आर ए। आर ए इसलिए बोला गया, वो असेट को डिनोट कर रहा है ए, ठीक है, वो कुछ भी कर सकते हैं आप लोग, उससे कोई मतलब नहीं है, कहीं कहीं आर ई भी बोलते हैं उसको, कहीं आर ए कर देते हैं। एक्चुअली सर नीचे एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न लिखा हुआ था RM से, इसलिए मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई, तो मैंने पूछा कि अच्छा RA अच्छा, क्यों, वो मतलब किस हाँ बेस? वो मार्केट रिटर्न है, वो मार्केट रिटर्न है, वो देखो वो ये हम लोग देखो मार्केट रिटर्न दिया गया है, और हमें एक पर्टिकुलर स्टॉक, एक शेयर का रिटर्न जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है, ओके सर। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एन असेट या ऑफ स्टॉक, ये बोल सकते हैं, मार्केट रिटर्न आपका क्वेश्चन में दिया जाएगा। जैसे कि अगर मार्केट रिटर्न से मतलब है, जैसे सपोज आपका एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, और निफ्टी जो आपका इंडेक्स है, ठीक है, वहां पे जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, मूवमेंट हो रहे हैं, ठीक है, तो निफ्टी में जो मूवमेंट हो रहे हैं वो आपका प्लस माइनस में जो हो रहा है वो आपका मार्केट रिटर्न को बता रहा है। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक, एक पर्टिकुलर शेयर की बात करें, तो उधर जो मूवमेंट हो रहे हैं वो आपके एक पर्टिकुलर असेट या स्टॉक के रिटर्न को बता रहा है, ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अभी यही इसी फॉर्मूले पे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताओ। सर एक बार रिस्क फ्री रेट बता दीजिए। रिस्क फ्री रेट से मतलब है ऐसा रेट जहां पर कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था डिवेंचर्स का, जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, आप लोग को आइडिया है ना, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऐसे होते हैं जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहां पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व होता है, जैसे इक्विटी वगैरह शेयर्स होते हैं, वहां पे रिस्क होता है। मगर अगर मैं सपोज मैं बैंक में एफडी करा रहा हूँ, ठीक है, तो वहां पे कोई रिस्क इन्वॉल्व है नहीं, वो बोलते हैं कि भाई आप पैसे डालो इतने टाइम पीरियड के लिए, आपका पैसा इतना आपको जो है इंटरेस्ट इस रेट से आपको जो है रिटर्न मिल जाएगा, इस रेट से आपको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। या आप अगर डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं डिवेंचर्स, ठीक है, वहां पर वो कंपनी इशू करेगी, और वो कहती है कि भाई, कंपनी कहती है कि जैसे शेयर इशू करते हैं कंपनी, वैसे ही डेट भी इशू करते हैं, तो वो कंपनी बोलती है कि भाई हाँ, ये आप डेट ले डिवेंचर्स हमसे ले लीजिए, और इसका प्राइस ये है, आपको हम इस रेट से, इंटरेस्ट रेट से आपको इस रेट से हम मैं इंटरेस्ट पे करूंगा। तो वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिस्क फ्री है, वहां पे कुछ भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, तो वो चीज है रिस्क फ्री रेट, जहां पर रिस्क जीरो है, जहां पर आप इन्वेस्ट करते हो और रिस्क जीरो होता है,
ट्रेजरी बिल्स हो सकते हैं, ये आपका प्रेफरेंस बैंक शेयर्स भी डिपॉजिट्स तो हो हो सकते सकते हैं। हैं। हाँ, प्रेफरेंस शेयर्स भी तो हो सकते हैं, उसमें भी तो कोई रिस्क नहीं होता, रिस्क जितना होता है। इन्वेस्टमेंट होता है नहीं, प्रेफ़रेंस उतना में तो बिल्कुल मिलता ही रिस्क है। होता है। नहीं, प्रेफ़रेंस देखो, प्रेफ़रेंस जो शेयर्स होते हैं, अलग-अलग तरह के होते हैं, उसमें भी रिस्क होता है। ऐसा वहाँ पर कंपनी देखो रिटर्न तो फिक्स होता है, मगर रिस्क भी वहाँ पर होता है। रिटर्न आपका फिक्स है, जब कंपनी को प्रॉफ़िट होगा तभी मिलेगा ना रिटर्न या डिविडेंड, प्रेफ़रेंस यस सर। शेयर्स पे। मगर हुँ। डिवेंचर अगर मैं देखो शेयर्स की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ तो तभी आपको जो है रिटर्न आएगा या इंटरेस्ट आएगा जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। लेकिन डिवेंचर्स की अगर बात करें तो वहाँ पर इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है। जैसे कि अभी सपोज़ मैं अगर बैंक से लोन ले रहा हूँ बिज़नेस करने के लिए, मेरा बिज़नेस सपोज़ उसमें लॉस हो जाता है, तो बैंक थोड़ी ना बोलेगी कि भई आपको इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है या आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो वही चीज़ है। ठीक है, आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। उसी तरह डिवेंचर्स होते हैं। आप कंपनी को उधर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी को लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है? तो वो चीज़ है। तो रिस्क फ्री रेट मतलब ज़ीरो रिस्क, जहाँ पे रिस्क कोई कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। तो वही एक जो इन्वेस्टर होते हैं अच्छा अभी आप लोग रिजॉइन कर लीजिएगा फिर, मेरे ख्याल से टाइम अभी हो रहा है। अभी टाइम बचा भी नहीं है? ओके, टाइम तो बचा भी नहीं है। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाएँगे। अभी मैं जितना हो सकता है मैं बता देता हूँ। रिस्क फ्री रेट से मतलब जैसे मैंने बताया रिस्क ऐसे इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे रिस्क बिल्कुल भी ज़ीरो है, ठीक है? तो वो तो चाहिए ही चाहिए प्लस मैं जितना रिस्क ले रहा हूँ उसको उसको कॉम्पेंसेटरी भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न भी और भी रिटर्न चाहिए होगा। तो वही ये जो है मॉडल आपका बता रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन में बता दिया गया है रिस्क फ्री रेट इज़ 2% प्लस बीटा